एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवाल। आज जिस मुद्दे पर एबीपी न्यूज आपको जानकारी देने वाला है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरे परिवार के साथ आप हमारे साथ मौजूद रहिए। अगले आधे घंटे बेहद महत्वपूर्ण सवाल पर हम मंथन करने वाले हैं कि क्या पानी से भी फैल सकता है कोरोना। ये सवाल उठ रहा है नदी में लावारिस शवों के मिलने की तस्वीरें सामने आने के बाद। यूपी से लेकर मध्य प्रदेश, बिहार तक नदियों के किनारे बड़ी तादाद में लावारिस शव अब दूसरों की जान के दुश्मन बन सकते हैं, ऐसी आशंका जानकार जता रहे हैं। इस पर आज दो एक्सपर्ट से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये ऐसी तस्वीरें हैं जिन्हें हम आपको साफ साफ दिखा भी नहीं सकते। इससे बड़ी विडंबना और इससे बड़ी हैरान करने वाली बात क्या होगी कि कोरोना काल में मृतकों के शव नदी में लावारिस बहते मिले। लेकिन यूपी का गाजीपुर हो, यूपी का ही बलिया हो, मध्य प्रदेश का पन्ना हो या फिर बिहार का बक्सर, राज्य अलग अलग, शहर अलग अलग, लेकिन तस्वीर एक सी। इन सभी जगह नदी में कई लावारिस शव मिले हैं। बलिया में तो प्रशासन को जेसीबी मशीन से गड्ढा खोदकर नदी किनारे ही शवों का अंतिम संस्कार करना पड़ा। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि कोरोना काल में शवों को यूं नदी में लावारिस फेंक देना कितना खतरनाक है। हमने डॉक्टरों से जानना चाहा कि पानी से कोरोना के फैलने की कितनी संभावनाएं हैं। पानी में वायरस अनंत काल तक जिंदा रहता है, तो कौन जाने कि ये वायरस नहीं जिंदा रहेगा पानी में। तो वो एक प्रकार से इस चीज़ को रोकने की कोशिश करनी चाहिए, लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहिए कि साहब अगर ये वायरस, अगर आप डेड बॉडी डालेंगे कोविड वाला, तो हो सकता है कि नदी के जल के प्रवाह के साथ साथ ये जो वायरस है इसको भी हम उस स्ट्रीम में प्रवाहित कर रहे हैं। सुना आपने, डॉक्टर बता रहे हैं कि पानी में वायरस अनंत काल तक जिंदा रह सकता है। कोरोना से मारे गए व्यक्ति का शव नदी में फेंकने से वायरस को फैलने में नदियों में पड़े शव कई और लोगों की जान के दुश्मन बन सकते हैं। हालांकि लावारिस शव होने की वजह से ये पता चल पाना आसान नहीं है कि मृतक कोरोना महामारी के ही शिकार हुए हैं या नहीं, लेकिन जिस तरह से शमशानों, कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ रही है, कई जगह गरीब तबके के लोग इस संकट काल में अंतिम संस्कार तक के लिए संसाधन नहीं जुटा पा रहे हैं। उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये शव कोरोना में मारे गए लोगों के हो सकते हैं। अब सवाल है कि नदी में शव मिलने के बाद क्या वो पानी लोगों के लिए सुरक्षित है? सुनते हैं कि इस पर पर्यावरण वैज्ञानिक क्या कहते हैं। यदि कोरोना से संक्रमित लोगों की लाशों को गंगा में प्रवाहित किया जा रहा है तो एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है। क्यों? क्योंकि इससे कोरोना का संक्रमण गंगा के पानी के माध्यम से काफी तेजी से फैल जाएगा। तो यहाँ इस क्षेत्र में ये कोरोना संक्रमितों की लाशें देखी गई हैं, वहां के पानी का प्रयोग करना अविलंब बंद कर दें, क्योंकि इससे कोरोना की स्प्रेडिंग बढ़ गई। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने राज्यों को इन शवों का कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार करने को कहा है, लेकिन जहां-जहां ये शव मिले हैं, इनकी वजह से कितना संक्रमण फैल गया होगा, इसका अनुमान भर ही डराने वाला है। देखिए, उत्तर भारत के बहुत राज्य ऐसे हैं जहां गंगा के पानी का इस्तेमाल होता है पीने के लिए। खासतौर पर एनसीआर तक के गंगा का पानी इस्तेमाल होता है लोगों की सोसाइटीज तक पानी पहुंचाने के लिए। तो ये मत सोचिएगा कि ये मामला केवल यूपी, बिहार तक का है। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ दो लोग चर्चा के लिए हैं। डॉक्टर एमसी मिश्रा, पूर्व निदेशक हैं आप एम्स के। डॉक्टर कृष्ण चुग, डायरेक्टर हैं पेड्रिक फोर्टिस अस्पताल के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। आप दोनों से मैं चर्चा करूंगी, लेकिन किस मुद्दे पर मैं चर्चा करूंगी, सबसे पहले वो तीन बड़ी बातें आपके सामने हम रख दें। बड़ा सवाल तो यही कि क्या पानी से कोरोना फैल सकता है। ये महत्वपूर्ण सवाल है ना, क्योंकि अगर आरएमएल
अस्पताल के डॉक्टर ये कह रहे हैं कि पानी में अनंत काल तक वायरस रह सकता है, तो फिर हमने क्या अपने पानी को और दूषित नहीं कर दिया शवों को वहां फेंक कर? दूसरा बड़ा सवाल, क्या महानगरों में ऊंची इमारत यानी कि हाई राइज बिल्डिंग्स जो होती हैं वहां पानी के संक्रमण से कोरोना फैला? बच्चों के वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल से अब कितनी उम्मीद है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आई कि आज से इसको हरी झंडी भारत में मिल गई है। लेकिन सबसे पहले जाहिर तौर पर सबसे बुनियादी सवाल जो हमारे साथ दो स्पेशलिस्ट जुड़े हैं उन्हीं से मैं शुरुआत करूंगी। मिश्रा सर, क्या लगता है आपको, पानी से फैल सकता है क्या कोरोना? वाटर है तो डेड बॉडीज को पानी में प्रवाहित करना भारत में बहुत प्राचीन काल से ये एक प्रचलन था, जो अब बंद हो गया था मॉडर्न टाइम्स में। लेकिन अच्छा, उस समय भी ये तो पता होता नहीं था कि कौन व्यक्ति किस बीमारी से किसकी मृत्यु हुई है। तो फ्लोइंग वाटर में, और दूसरे आजकल नदियां इतनी साफ नहीं है वैसे भी कि डायरेक्ट आप उसका पानी पिए। उसको भी मान लीजिए गंगा का पानी दिल्ली में आ रहा है तो उसको ट्रीट करके ही घरों में भेजा जाता है। उसको डायरेक्ट ऐसे हम गंगा का पानी पीते नहीं है जिस तरह से हम बाकी जो नल का पानी आता है उसको क्लोरीन से जब तक ट्रीट नहीं किया जाता उसको नहीं पिया जाता। और दूसरे ये चूंकि डेड बॉडीज है तो व्यक्ति जीवित नहीं है, तो वो न तो कोई अंदर से अपने थूक सकता है या उसके सिक्रीशंस बाहर आ सकते हैं। तो काफी संभावना कोई बहुत ज्यादा नहीं है कि बहुत ज्यादा वायरस वो श्रेड करेगा पानी में, जो पानी में मिल जाएंगे और फिर किसी ने वही पानी पी लिया तो उसको। लेकिन मेरी चिंता कोरोना वायरस से भी ज्यादा और दूसरे कीटाणुओं के कंटेमिनेशन की ज्यादा है। और चूंकि ये डेड बॉडी अननोन पीरियड तक पानी में रही तो उसमें जो डिके होता है बॉडी का, उसकी वजह से और जो तरह तरह के संक्रमण फैल सकते हैं उसकी संभावना मुझे ज्यादा लगती है। कोरोना वायरस का तो ठीक है, वो हो सकता है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी तो हम उसको रूल आउट नहीं कर सकते, बट फ्लोइंग वाटर में कोई भी कंटेमिनेशन ज्यादा नहीं टिकता, वो बह जाता है। और वायरस भी इतना मजबूत नहीं है कि वो धूप में और उसमें जिंदा रहेगा। लेकिन थ्योरेटिकल संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो मैं तो यही सबको सलाह दूंगा कि आप पानी वैसे भी उबाल के पीजिए। हम लोग भी पीते हैं, जो नल का पानी आता है उसको भी घर में उबाल के पीते हैं, जबकि वो तो ट्रीटेड वाटर होता है। और गंगा का पानी कहीं भी जा रहा है किसी भी नदी का तो वो डायरेक्ट नहीं जाता है, वो ट्रीटमेंट होने के बाद जाता है। क्लोरीन बात आप सही कह रहे हैं डॉक्टर मिश्रा, लेकिन दिक्कत यह है इस वायरस के साथ कि हर दिन एक नई स्टडी है इस वायरस को लेकर दुनिया भर में प्रकाशित हो रही है। तो हम अब तक इस वायरस को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, तो कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि बहते हुए पानी में कंटामिनेशन, गंदगी लंबे वक्त तक नहीं रहती है। हमारे साथ कृष्ण चुग भी बने हुए हैं, हालांकि आप पेडियाट्रिक हैं फोर्टिस अस्पताल में चुग साहब। लेकिन एक सवाल जो कि अफवाहों में बहुत ज़्यादा चर्चा में है और सोशल मीडिया में बहुत चर्चा में, कि जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं खासतौर पर दिल्ली एनसीआर में बड़े शहरों में, उसमें जो सीवरेज का पानी है वहाँ कंटेमिनेशन फैला, जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में वायरस का प्रसार हुआ। क्या आपको लगता है कि ये एक वजह हो सकती है? ऐसा लोगों ने पहले भी स्टडी किया है किसी और देशों में, शायद हांगकांग में सबसे पहले ऐसा कुछ विचार आया था कुछ साइंटिस्ट के सामने, जब बड़ी हाई राइज बिल्डिंग उन्होंने देखा कि एक ही ब्लॉक के अंदर जो जो ऊपर चले जा रहे थे 7-8 फ्लोर ऊपर किसी को हुआ था और फिर नीचे वाले को उसी ब्लॉक में हुआ, जबकि आसपास किसी को नहीं हुआ। और उनका और किसी भी तरह से कोई ऐसा रेस्पिरेटरी वाला कांटेक्ट नहीं था। तो उससे ही सवाल पैदा हुआ कि शायद ऐसा होता हो कि जो सीवरेज का पानी है उसके अंदर जो गैसेस से ऊपर उठती हैं उसके साथ शायद ये वायरस भी ऊपर जाता हो या नीचे जाता हो। ऐसा थ्योरेटिकली तो वही बात है कि लगता है कि हाँ जी सब कुछ हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि अभी तक जो हमने वायरस को इसमें मलमूत्र में या उसमें देखा, मल में देखा गया, उसमें ये पॉजिटिव तो आया, आरटीपीसीआर टाइप का टेस्ट भी पॉजिटिव आया, लेकिन आज तक एक ही स्टडी है जिसके अंदर वायरस को एक्चुअली कल्चर कर लिया। जब तक कल्चर ना किया जाए उसको ये नहीं कह सकते कोई जिंदा है। हम ये कह सकते हैं हाँ जी वो किसी समय उसमें जी उसके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में था किसी पेशेंट के सपोज। तो जब तक हम ये बार बार ये कल्चर करके प्रूव ना कर दें कि मल के अंदर
वो आता है और वहाँ से इजीली कल्चर हो सकता है, तब तक ये सवाल जो है थोड़ा सा थ्योरेटिकल लगता है। ठीक है डॉक्टर मिश्रा, यही सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए ये कल्चर हाई राइज बिल्डिंग का पहले दिल्ली एनसीआर में हुआ करता था, अब देश के टियर 2 सिटीज जो हैं वहां तक भी पहुंच गया है, क्योंकि अब जमीनें कम हैं तो अब लोगों के रहने का तरीका बदल रहा है। क्या आपको ऐसी कोई संभावना लगती है कि हाई राइज बिल्डिंग्स में सीवरेज एक बहुत बड़ा वजह हो सकती है जिसकी वजह से इतने बड़े स्तर पर कंटेमिनेशन हो रहा है? ये तभी संभव है कि अगर सीवेज का कनेक्शन आपके ड्रिंकिंग वाटर, टैप वाटर से कहीं पे हो जाए, जो कई बार गलती से हो जाता है, तभी संभव है। अगर आपका सीवेज डिस्पोजल बिल्कुल सुचारू रूप से जहां जाना चाहिए वहीं जा रहा है, उसी रास्ते जा रहा है और ठीक से फ्लश कर रहे हैं लोग, तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, इसकी थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी तो सब कुछ होती है, क्योंकि हम लोग जब तक किसी भी चीज को पूरी तौर से नहीं जज कर लें, उसको डिनाई करना संभव होता है, लेकिन संभावना इसकी बहुत कम है। देखा जरूर गया है कि हम लोगों के पखाने के रास्ते भी वायरस एलिमिनेशन होता है। ये 1 साल पहले भी नोटिस किया गया था और कल ये भी चर्चा हुई थी कि क्या ये एक सोर्स हो सकता है कि जो हम अगर ठीक से उसको डिस्पोज न करें अपने इसको जो पखाने को और मूत्र को ठीक से हम फ्लश न करें, तो क्या संभावना हो सकती है कि वो उसमें जाए कमोड में और फिर थोड़े से वायरस पार्टिकल्स एयर में आ जाए? क्या ये संभावना हो सकती है? क्योंकि फीवर से डायरेक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि उसको कंटेमिनेट करना पड़ेगा ड्रिंकिंग वाटर को, और ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेट अगर होगा तो संभावना थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी भी है और एक्चुअल में भी रेयरली हो सकता है। तो ये इतना ही इसको हम समझे कि अगर हाई राइज बिल्डिंग में जब तक कोई ब्रीच नहीं है हाइजीन में, ठीक है, सीवेज में, तब तक ये इसकी संभावना नेग्लिजिबल ही होगी। ये आपने महत्वपूर्ण बात डॉक्टर मिश्रा कही कि अगर पानी जो पीने का है और जो सीवरेज का पानी है, अगर कहीं से भी दोनों पानी का मिलाव हो जाए, या जिसकी संभावना कई बार हो जाती है गलती से, तो इसकी संभावना हो सकती है कि हाई राइज बिल्डिंग में कंटेमिनेशन हो जाए। लेकिन डॉक्टर चुग, ये जो दोनों सवाल मैंने पूछे कि पानी से संक्रमण और हाई राइज बिल्डिंग, इनको मैं जोड़ देती हूँ क्योंकि दोनों आप जो डॉक्टर्स हैं वो एक ही बात कर रहे हैं। हमारे देश में एक बहुत बड़ा हिस्सा है जहाँ अभी भी शौचालय नहीं है, लोग खुले में शौच करते हैं, पीने के पानी के लिए अभी भी जो पुराने तरीके हैं उन पर निर्भर हैं। हम उनको अगर अपने ग्रामीण आंचल के लोगों को ले आएं या ग्रामीण भारत के अगर प्रोस्पेक्टिव में इस सवाल को देखें, जहां पीने के पानी में और सीवरेज के पानी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, फिर हम कहाँ रखते हैं इसको? देखिए, जहाँ पे मिक्सिंग हो रही है दोनों तरह के पानी की, उसमें थोड़ा सा तो ये शक रहेगा कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो रही हो दोनों में। लेकिन देखिए, ये वायरस जो है बेसिकली सांस के जरिए फैलता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू। तो जब वो पानी में आ भी गया, किसी के शरीर में पहुंचने के, सपोज उसने वो कंटामिनेटेड पानी पी भी लिया, ऐसा लगता नहीं है कि उसकी सांस की नली के अंदर चला जाए। देखिए, वायरस को सांस की नली में जाने के लिए एक ड्रॉपलेट में या एक एयर में होना पड़ेगा, तभी वो नाक के जरिए या मुंह के जरिए, अगर सपोज मैं मुंह से सांस ले रहा हूँ, तभी वो मेरे गले से होता हुआ सांस की नली में जाएगा। जो हम पानी पीते हैं, जो खाते पीते हैं, वो दूसरी नली में जाता है जिसे हम फूड पाइप कहते हैं। तो दोनों में ये बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि कोई कंटामिनेटेड पानी पी लेगा तो उससे उसको कोरोना हो जाएगा। ऐसा अभी तक मेरा ख्याल से तो नहीं देखा। ये बहुत महत्वपूर्ण है आप दोनों का, डॉक्टर चुग और डॉक्टर मिश्रा, एबीपी न्यूज पर तमाम तरह की बातें करना, क्योंकि देखिए अफवाहों से हमें दूर रहना है और ज्यादा से ज्यादा विज्ञान पर भरोसा करना है। और इस प्रोग्राम करने का मकसद एबीपी न्यूज का यही है कि आप समझें कि सोशल मीडिया में तमाम तरह की जो वाहियात खबरें, अफवाहें चल रही हैं, उन पर आप यकीन ना करें और साइंस जो कहता है, डॉक्टर्स जो कहते हैं, उस पर विश्वास करें। और अब तक डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि पानी के जरिए अगर आप संक्रमित हो जाएं, इसके चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि संक्रमण नाक से, मुंह से ही होगा, सांस से ही होगा। इसके अलावा, क्योंकि एक और महत्वपूर्ण सवाल है चुग साहब, मुझे इसका जवाब आपसे लेना है कि बच्चों के वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल से आपको क्या उम्मीद है? बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं आप, लेकिन मिश्रा जी मैं पहले आपके पास आना चाहती हूँ। सर, क्योंकि आप लोग जो बात कर रहे हैं उसी को आगे मैं ले जाना चाहती हूँ। हम पिछले 1 साल से लगातार अपने दरवाज़ों के हैंडल्स को सैनिटाइज कर रहे हैं, अपने किचन के शेल्फ को सैनिटाइज कर रहे हैं, दिन भर हम अपने वर्किंग स्पेस को सैनिटाइज करते हैं। क्या ये ज़रूरी है कि हम हर वक्त
सैनिटाइजेशन अपने आसपास की चीजों को भी करें, हाथों को तो कर ही रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये कि सरफेस में कितने वक्त तक रहता है ये वायरस? ये मेरे ख्याल से काफी हद तक ये जो संदेह था और जो इसमें शंकाएं थी, इसका निवारण हो गया है। और ये अभी जो लांसेट वाली स्टडी आई थी, आपको याद होगा जब एयरबॉर्न की बहुत चर्चा हो रही थी 3 हफ्ते पहले, ये लांसेट वाली स्टडी में उन्होंने कहा कि एयरबॉर्न है, और अभी सीडीसी ने भी ये मान लिया है कि एयरबॉर्न है इन क्लोज्ड एनवायरनमेंट। तो अब ये चर्चा काफी आई थी कि ये, तो उसमें एक जो महत्वपूर्ण बात थी जो सबसे नजरअंदाज हुई, मैंने तब भी हाईलाइट किया था इस पॉइंट को, जो उन लोगों ने उस स्टडी में जो महत्वपूर्ण बात कही, एयरबॉर्न है ये तो हमको पता था 1 साल से कि बंद कमरे में थोड़ी देर वायरस फ्लोट करता है, सस्पेंडेड रहता है, हमारे जो फाइन सलाइवा के जो ड्रॉपलेट्स हैं उनके साथ वायरल पार्टिकल्स निकलते हैं। और उन्होंने केवल ये और कहा कि हम सांस भी लेते हैं तो भी निकलते हैं वो, और वो एयर में सस्पेंड रह सकते हैं। अगर बोलते हैं तो ज्यादा निकलेंगे, छींकते हैं तो और ज्यादा निकलेंगे, अगर खांसते हैं तो और ज्यादा निकलेंगे नंबर्स में, और वो 3-4 घंटे एयर में, उस कमरे की एयर में सस्पेंड रह सकते हैं। अगर वो कमरा की खिड़कियां नहीं खुली है, दरवाजे नहीं खुले, पंखा नहीं चल रहा, वेंटिलेशन नहीं है, तो उसकी वजह से अगर कोई बिना मास्क के गया उस कमरे में, तो वो सांस के द्वारा अपने इनहेल कर लेगा वो वायरस पार्टिकल, और उसको संक्रमण हो सकता है। अब जहां तक आपने सरफेस का पूछा, तो इस स्टडी में बड़ा महत्वपूर्ण एक बात उन्होंने कही कि जो बड़ी ड्रॉपलेट्स निकलती है हमारे मुंह से सलाइवा की, और जो कहीं सरफेस पर गिर गई, और उसके बाद जो ड्राई होके वायरस पार्टिकल्स रह गए, उससे संक्रमण या तो नेग्लिजिबल है या नहीं है। चलिए, ये अच्छी बात है उनके। ये आपका ये कहना डर खत्म करेगा लोगों के बीच। डॉक्टर मिश्रा, माफ कीजिएगा, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है क्योंकि चुग साहब हमारे पास है, बच्चों के स्पेशलिस्ट। डॉक्टर चुग, बच्चों के वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल से आपको कितनी उम्मीद है? देखिए, कोई भी वैक्सीन जो आए हैं, आप ये याद करिए, सब तरह के वैक्सीन बच्चों में लगाए जाते हैं, चाहे वो डीपीटी है, बीसीजी है, पोलियो है, सब बच्चों में लगाए जाते हैं। और बच्चों में ही वो ज्यादा यूजफुल है, और बच्चों में ही वो बिल्कुल सेफ होते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये वाला जो वैक्सीन है बच्चों में भी ठीक बैठेगा। लेकिन सिर्फ उम्मीद पे साइंस नहीं चल सकती, साइंस को प्रूव करना होता है डेवलपमेंट को। तो इसलिए ट्रायल करना बिल्कुल जरूरी है। और ट्रायल के लिए जो मापदंड बनाए जाते हैं वो होता है कि भाई कुछ बच्चों को दिया गया, कुछ बच्चों को दिया गया, कुछ बच्चों को नहीं दिया गया, इनको भी फॉलो किया गया, उनको भी किया गया, और कुछ महीनों में देखा कि इस ग्रुप में कितनों को कोरोना हुआ, इसको इतना दूसरे ग्रुप में कितनों को हुआ। आजकल क्योंकि कोरोना बहुत फैला हुआ है, तो मेरा अंदाजा यह है कि ये शॉर्टन हो जाएगा पीरियड, जल्दी से हम उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे। मान लीजिए हमने डिसाइड किया कि 100 केस हो जाने चाहिए, 100 केस हो जाएंगे तो हम स्टडी कंप्लीट मान लेंगे। तो 100 केस अगर हम 3 महीने पहले करते तो उसके लिए शायद 4 महीना चाहिए थे कंप्लीट करने के लिए। आजकल 100 केस 1 महीने में हो जाएंगे। इसलिए शायद टाइमिंग ऐसा है कि हमें जल्दी से इसका रिजल्ट मिल पाएगा। और हमारे को पुराने वैक्सीन के हिसाब से ऐसा अंदाजा है कि ये वैक्सीन बच्चों में भी ठीक बैठेगा, बहुत जी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मिश्रा, आप जुड़े हमारे साथ। और यकीन मानिए जो बातें आपने बताई वो ना सिर्फ हमारे दर्शकों को जागरूक करेंगी बल्कि अफवाहों से भी दूर रखेंगे, क्योंकि एबीपी न्यूज़ का हर रोज यही मकसद रहता है कि ना सिर्फ कोरोना से आप खुद को बचाएं, अपने अपनों को बचाएं, बल्कि आप अपने आसपास के लोगों को अवेयर भी करें, जागरूक भी करें। यही काम है एबीपी न्यूज़ का। एबीपी न्यूज़ लगता है आपको आगे। देखते रहिए एबीपी न्यूज़।